हेलो। देखिए हम पीजीबी पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेक्शन देखे थे 43B, 48(2), 48(3), 48(3)A। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कल हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी लास्ट लेक्चर में। हमें आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ वो होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो सेक्शन है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। ये सेक्शन हो गए थे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पॉइंट मैंने रीड कराए थे। अब आ रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको ख़त्म कराने के बाद कुछ क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है। इसमें तीन सेक्शन है जो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए बात करते हैं: 44AD, 44ADA और 44AE। व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, किराने का स्टोर है, कपड़ों की दुकान है, तो जो दुकानदार हैं, छोटे डीलर हैं, उनके लिए 44AD स्कीम आई। बाद में एक और बनाया गया सर्विस वालों के लिए 44ADA। और ट्रांसपोर्टर के लिए एक सेक्शन है, ठीक है, जो जिनका ट्रक है, जीटीए वाला काम करते हैं तो इनकम टैक्स में, उनके लिए 44AE। ओके, तो मैं सबसे पहले 44AD समझाता हूँ आपको ये क्या है और क्यों ये सेक्शन बनाए गए हैं। देखें, एक छोटा व्यापारी है, आप समझो उसकी दुकान है, दुकान में वो दिन भर कुछ सामान बेचता है। ठीक है, सामान खरीदता है, बेचता रहता है। अब अगर देखना है हमें कि उसकी कितनी इनकम हो रही है टैक्स लेने के लिए, तो एक तरीका तो ये होगा कि वो बताए कि उसकी कितनी सेल हुई है। ठीक है, सेल के अलावा भी अगर कोई और इनकम आई है उसकी तो वो बताए। माइनस करेंगे दुकान का किराया, माइनस करेंगे जो भी तराजू या जो भी प्लांट मशीन इस्तेमाल करा उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, किराया, डेप्रिसिएशन, फिर लाइटिंग का खर्चा माइनस करें, जो वर्कर लगे हैं उनकी सैलरी माइनस करें। ठीक है, तो इस तरीके से वो सारे जो भी खर्च हो रहे हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक खराब हो जाता है, ठीक है, वो माइनस करे, कुछ बेड डेड हो जाता है वो माइनस करे, डेटर से पैसा डूब जाता है, कस्टमर पैसे नहीं चुकाता है। ठीक है, तो या तो वो पूरा हिसाब किताब करके P&L निकाले और उस P&L पे टैक्स चुका दे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। या फिर उसको बोला कि तुम चाहो तो कोई हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जितनी भी बिक्री हो रही है उसका सीधा 6% मान लो कि इनकम है, फिर कोई खर्च हटाने की जरूरत नहीं। या तो सारे खर्चे वर्चे हटा के P&L निकाल लो, या फिर आप क्या करें, अपनी सेल का 6% इनकम मान लें। अगर सेल का पैसा कैसे आया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया है। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म होते हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, हाँ चलिए ना रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर कैश में पैसे आए हैं तो फिर उसका 8% हम इनकम मानेंगे। अगर आप ऑनलाइन पैसे रिसीव करते हैं अपनी सेल का तो 6% आपकी इनकम मानेंगे, यानी 100 रुपए का सामान बिका, 6 रुपए की इनकम हो गई। अब 6 रुपए की इनकम हो गई और इनकम पे स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। हमने कहा सर वो हमारा डेप्रिसिएशन, बोले नहीं नहीं, अब सब कुछ हट चुका है, डेप्रिसिएशन, बेड डेट, वर्कर का खर्चा, लाइट, ठीक है, रेंट, क्लीनिंग का खर्चा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सब कुछ हट चुका है। अब तो सीधे सीधे 100 का माल बेच रहे हो और पैसा आपको अकाउंट में आ रहा है, तो मान लो 100 रुपए की सेल है तो 6 रुपए का फायदा। और अगर कैश में सेल हो रही है तो फिर कितने रुपए का, 100 रुपए की बेचने पर 8 रुपए का फायदा। मैंने कहा सर कुछ कैश आ रहा है, कुछ अकाउंट में पैसा आ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने जो माल बेचा उसमें से 20 लाख रुपए मुझे अकाउंट में आए हैं और 5 लाख कैश आए हैं, तो बोले 20 लाख का 6% और 5 लाख का 8%। एकदम क्लियर हिसाब है। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कैश के साथ अलग क्यों और अकाउंट में आ रहा है पैसा तो अलग क्यों। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि डिजिटल तरीके का पेमेंट बढ़े, वो ट्रेस करना आसान होता है। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है हम उसको भी ट्रेस कर पाते हैं कि वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो वो अपना रिटर्न फाइल करता भी है या नहीं। तो आप अकाउंट में पैसे लो, हम आपको कम टैक्स लेंगे। तो जो बंदा प्रिजम्पटिव लेना चाह रहा है वो क्या करेगा, अकाउंट में पैसे लेने की ज़्यादा कोशिश करेगा। सही है, तो उसको इनकम कम पे कम टैक्स लगेगा, तो वो ज़्यादा अकाउंट में पैसे लेना चाहेगा। तो अल्टीमेटली जो पेमेंट के सिस्टम है वो ऑनलाइन बढ़ जाएंगे, डिजिटली चीज़ें हो जाएंगी
और जो पेमेंट कर रहा है वो अब पकड़ में आना शुरू हो जाएगा कि ये तो बहुत सारा माल खरीदता है और ये तो इनकम टैक्स तो भरता ही नहीं है, तो उनको पकड़ में आ जाए। इतनी बात समझ आई। अब जो एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो मैं बताता हूँ आपको। 44 AD छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया फॉर स्मॉल ट्रेडर्स जिनका टर्नओवर 200 लाख या उससे, ठीक है, जिनका टर्नओवर 200 लाख या उससे कम है। और आगे लिखा होगा ये 44 AD लिखा हुआ है, ये है 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। एलिजिबल पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, HUF या फिर फर्म, LLP, कंपनी वगैरह को अलाउड, ये छोटे व्यापारियों को है जिनका बिजनेस क्या करते हैं वो, एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेसेस स्पेसिफाइड इन 44 AE। 44 AE बोलता है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस है आपका, देखो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो अलग से सेक्शन बनाया हुआ है हमने, अगर ट्रांसपोर्ट के अलावा बिजनेस है तो वो 44 AD में आ जाएगा। whose total turnover does not exceed 200 lakhs during the relevant previous year। देखिए जीएसटी में और इनकम टैक्स में एक अंतर। जीएसटी में जब भी हम डिसाइड करते हैं कि इस बार कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप छोटे डीलर हैं या नहीं हैं, तो हम देखते हैं आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना था। अगर पिछले साल का टर्नओवर कम था, लिमिट के अंदर था, तो इस बार की शुरुआत से कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगी, और लगेगी तो शुरुआत से डिसाइड करना कि अप्रैल में हमें टैक्स नॉर्मल रेट से लेना है कि 1% से लेना है, करेक्ट। तो हमें पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे तो इस साल का टैक्सेशन कलेक्ट करना शुरू करेंगे। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में साल खत्म हो जाने के बाद डिसाइड होता है कि टैक्स भरना है। तो जब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स भरना है कि नॉर्मल बेसिस पे भरना है। इसलिए टर्नओवर पिछले साल का ना देख के इसी साल का देखना है, क्योंकि इस साल के खत्म होने के बाद हमें डिसीजन लेनी है। जबकि जीएसटी के मामले में तो क्या है, हमने अभी माल बेचा, आज अप्रैल में हम माल बेच रहे हैं, तो हमें सोचना है ना कि हमें कॉम्पोजिशन वाली रेट से टैक्स लेना है या फिर नॉर्मल रेट से टैक्स लेना है, ठीक है। तो हमें जीएसटी में पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ता है, क्योंकि अप्रैल से ही हमें टैक्स लेना शुरू करना है, तो किस रेट से लें। और इनकम टैक्स में हमारा क्या होता है, जब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें टैक्स चुकाना है, तो हम साल भर का इंतजार कर लेते हैं, तो देख लेंगे इस बार क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि 44 AD मिल जाएगा अगर आपका साल भर का टर्नओवर 200 लाख से ऊपर ना जाए। क्या बात समझ आई यार? लो आगे लिखा है कितनी इनकम मानेंगे, 6% ऑफ टर्नओवर कलेक्टेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, प्लस 8% ऑफ बैलेंस टर्न। जो बैलेंस टर्नओवर है उसका 8% और जो चेक से आ गया उसका 6%। नो अदर एक्सपेंस शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 32-37। सेक्शन 32-37 है एक्सपेंसेस के, अपन ने डिस्कस करा, ठीक है। 28 चार्जिंग सेक्शन होता है पीजीपी का, 29 कंप्यूटेशन बताता है, फिर 30 में हमने पढ़ा था प्लांट एंड बिल्डिंग के केस में, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस। 31 में हमने पढ़ा था प्लांट मशीन एंड फर्नीचर के केस में रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस। 32 पढ़ा था हमने डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन। फिर 33 नहीं पढ़ा, 34 नहीं पढ़ा, आपके में नहीं है। 35 हमने पढ़ा साइंटिफिक रिसर्च का, और 35 AD पढ़ा हमने स्पेसिफाइड बिजनेस का। 36 पढ़ा था हमने इंटरेस्ट का, बोनस कमीशन का, स्टॉक का, इंश्योरेंस का, इन सब का, बेड डेट का, इन सब का खर्चा कहाँ मिलता है 36 में। फिर 37 हमने पढ़ा जो कहीं ना आया वो 37 में आ जाएगा अगर अगर क्या होता है वो खर्चा बिजनेस के पर्पज से किया। तो उन्होंने बोला कि जब आप एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इनकम 6-8% है, तो इनकम मान रहे हैं ना हम 6 से 8%, तो सब खर्चे हटाने के बाद ही तो मानना है, कोई खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते। ओके, आगे लिखा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा सेक्शन होता है? 32। तो अपन ने लिखा ना 30 से लेकर 37 तक कुछ हम माइनस नहीं कर सकते। तो unabsorbed depreciation shall not be allowed from deemed income under section 44 AD because it is covered under section 32(2) and section 44 AD overrides section 28 to 43 C। ओवरराइड का मतलब ये है कि वो ये बोलता है, सेक्शन 44 AD बोलता है कि बाकी किसी सेक्शन में क्या लिखा है भूल जाओ, आपका जो टर्नओवर है उसका 6-8% इनकम मानो और बाकी कुछ भी भूल जाओ, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला, इनका सवाल है कि सर हम इनकम मान लेंगे 8%, और अगर मान लो सैलरी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, तो वो तो हम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करो कि हमें हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, तो क्या हम वो सेटअप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? हाँ,
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के सेक्शन होते हैं शुरू 70 से, ठीक है, और इन्होंने ओवरराइड किया है कि कहाँ 30 से लेके 37 तक। तो बताओ सेक्शन 32 में जो डेप्रिसिएशन है वो हट पाएगा डिविडेंड इनकम से या नहीं हट पाएगा? नहीं, क्योंकि ओवरराइड करा है उसने, मतलब उसमें क्या लिखा है 30 से 37 तक भूल जाओ। तो डेप्रेशन हुआ है नहीं हटेगा, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस नहीं हटेगा, रिपेयर नहीं हटेगा, ठीक है, और बेड डेट नहीं हटेगा, इंटरेस्ट कमीशन बोनस कुछ भी नहीं हटेगा। हम यही तो कह रहे हैं कि हिसाब ही लगाना हो तो फिर लगा ही लो ना आप हिसाब। हम बोल रहे हैं कि हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा जितना बिका है उसका 6% या 8% टैक्स चुका दो, तो टैक्स चुका दो नहीं 8% इनकम मान लो। अब इनकम मान लो, ठीक है, तो ये मेरी पीजीवीपी की इनकम हो गई, मेरा मान लो कि 80 लाख का टर्नओवर है या मान लो 100 लाख का टर्नओवर है, 200 लाख तक है तो मैं कंपोजिशन में इस स्कीम में आ सकता हूँ 44 में, ठीक है, तो मेरा 100 लाख तक का टर्नओवर है और सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आया तो मेरी 6 लाख की इनकम हो जाएगी। अब मुझे हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का लॉस है, तो क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस का खर्चा थोड़ी हटा रहा हूँ, बिजनेस की इनकम 6% मान ली ना। अब बिजनेस की इनकम चाहे नॉर्मल निकालते चाहे कैसे भी निकालो, निकली तो बिजनेस की इनकम है, तो अब बिजनेस की इनकम में से जो दूसरे लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं वो तो हो ही सकते हैं, बस बिजनेस का खर्चा माइनस नहीं होगा क्योंकि बिजनेस की इतनी इनकम है, इनकम ही है, अब इसमें से क्या हटा, करेक्ट। अब देखें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और एंड सेट ऑफ लॉसेस अदर देन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज अलाउड, तो आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके सेक्शन कहाँ आते हैं 70, 71, 71A, ठीक है, तो वो सीरीज रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेक्शन एक्टिवली नहीं बताए थे क्योंकि वो थोड़ा सा सीक्वेंस में ना हो के ऊपर नीचे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि आप गलत जगह उलझें और आपको भूलें वो, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या लिखा है, असेसी क्लेम्स हिज इनकम लोअर देन दी प्रिजम्पटिव इनकम। अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम मान ली, उन्होंने बोला कि आपकी सेल का 8% या 6% इनकम मान लो, हमने कहा सर मान ली, तो अब हमने कुछ झूठ बोला या कुछ नहीं, जो आपने बोला हमने मान लिया, तो ना हमें बुक्स बनाने की जरूरत है ना हमें ऑडिट कराने की जरूरत है खास तौर पे। लेकिन आप अगर क्लेम करते हो कि मेरी जो इनकम है जो प्रिजम्पटिव निकल रही है, मान लो 100 लाख का 6%, 6 लाख निकल रही है, लेकिन सच में मेरी इनकम 5 लाख ही है या 4 लाख ही है, प्रिजम्पटिव इनकम जितना आप एज्यूम करना चाहते हो उतनी नहीं है, उससे कम है, तो आप कम इनकम क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कम इनकम क्लेम करी तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स अकाउंट बनाने, या तो बोला कि 6% मान लो, हमने कहा मान लिया, तो बोले बात ही खत्म, अब क्या डिस्कशन एंड। और आप नहीं मान रहे हो, आप बोला नहीं सर हमारी तो इनकम 6 लाख से भी कम निकल रही है 100 लाख के टर्नओवर पे, तो बोलेंगे दिखाने जरा बुक्स ऑफ अकाउंट, हम भी देखेंगे इतनी कम कैसे निकल रही है, तो फिर आपको बुक्स भी बनानी पड़ेंगी और भी कराना पड़ेगा। अगर आप प्रिजम्पटिव लेते हो तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ओके। तो देखना ध्यान से, अब ध्यान से समझते जाना, मैं क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, आज पीजीपी पूरा खत्म करना है हमें। If assessee claims his income lower than the presumptive income, then he is required to prepare his books of account under section 44AA and get books audited under section 44AB। कब? जब वो 44AD की इनकम से भी कम इनकम मांगता है, बोलता है सर 6% जो आप निकाल रहे हो ना उससे भी कम है मेरी इनकम, तो हम बोलेंगे ठीक है फिर बुक्स दिखाओ आप और ऑडिट करा के भी लाओ, ठीक है, इतनी कम कैसे हो सकती है। आगे लिखा है, if assessee claims his income under section 44AD for a previous year, अगर एक प्रीवियस ईयर में आप 44AD में अपनी इनकम मांगते हो तो आने वाले और 5 साल आपको 44AD ही फॉलो करना होगा। अगर आप बीच के किसी साल 44AD नहीं लेते तो जिस साल आपने 44AD नहीं लिया उससे आने वाले फिर अगले 5 साल आप 44AD नहीं ले पाओगे, यानी 44AD लिया तो 5 साल और 44AD लेना पड़ेगा, और अगर आपको 5 साल और 44AD लेना था लेकिन आपने बीच में नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल स्कीम में आ गया कि नहीं सर मैं तो अपना नॉर्मल P&L बनाऊंगा, सैलरी हटाऊंगा, किराया हटाऊंगा, वो मेरा ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल में आ गए हो तो फिर आप सोचते हो कि अगली बार फिर से 44AD में आ जाओ, तो नहीं, जिस समय आप नॉर्मल में आए हो उसके अगले 5 साल फिर आप 44AD नहीं ले सकते, और जब 44AD लिया है तो अगले 5 साल आप नॉर्मल ले सकते। मैं एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस बार 44AD लिया है तो आपको 5 साल 44AD लेना चाहिए। चलो आपने 2 साल 44AD और लिया और 3 साल बंक कर दिया, रेगुलर स्कीम में आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इतनी है कि नॉर्मल में आ गए ना, तो अब आप नॉर्मल में ही रहना,
फिर आप सोचो कि हम फिर से अगली बार 4480 आ जाए तो नहीं, फिर आपको कितने साल तक नॉर्मल में रहना पड़ेगा, आने वाले 5 साल नॉर्मल में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोबारा 4480 में आ पाओगे। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। वो तो पूरा सेक्शन समझा रहा हूँ तुम्हें, थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरी में पूछें तो लिख देंगे। जैसे उन्होंने पूछा कि इस बार 4480 की इनकम निकालो, फिर पूछेंगे कि बताएं कि क्या वो नेक्स्ट ईयर नॉर्मल स्कीम में आ सकता है और उसके और नेक्स्ट ईयर फिर से 4480 में आ सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। इफ, और मैंने ये एग्जाम्पल समझाया तो ध्यान से सुनना। इफ assessee claims his income under section 4480 for a previous year, say for previous year 1920, then he will have to accept 4480 for next 5 previous year। इस साल लिया, अगले और 5, टोटल 5 नहीं, इस साल प्लस अगले और 5 साल। ये मान लो 19-20 में उसने 4480 लिया, ठीक है, तो फिर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, इन 5 सालों में उसको 4480 लेना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्रॉस लगाया, सपोज कि वो 3rd ईयर तक, अगले 5 में से अगला जो तीसरा साल पढ़ रहा है उस ईयर में उसने 4480 अगर नहीं लिया तो फिर क्या होगा। इफ ही डज नॉट अडॉप्ट 4480 ड्यूरिंग एनी ऑफ द previous years, then he will not be eligible to claim presumptive income under 4480 for next 5 previous year beginning from the previous year in which he defaulted। तो सपोज उसने तीसरे साल didn't adopted adopt 4480, उसने 4480 नहीं लिया तीसरे साल, तो फिर तीसरे को तो छोड़ ही दो, अगले 5 तो वहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5, उन 5 सालों में वो नॉट एलिजिबल फॉर। कोई डाउट तो नहीं आपको 5 सालों में, क्लियर समझ आया। मतलब ऐसा समझ लो कि जिस ईयर में आप 4480 ले रहे हैं उसके अगले 5, और जिस ईयर में डिफॉल्ट कर रहे हैं उसके अगले 5 देखना। लायबल टू पे ओनली 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन 15th मार्च। जैसे हम एडवांस टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ती हैं। 4480 वाले को बोला कि आपको साल में एक इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। एडवांस टैक्स में अगर आप आते हो, एडवांस टैक्स में वो पर्सन आता है जिसका टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज़्यादा होता है, तो सबको मल्टीपल इंस्टॉलमेंट है, इसको केवल एक 15 मार्च को। ये जब हम एडवांस पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ये हो गया आपका 4480। क्वेश्चन में कठिन सरल जैसा कुछ नहीं है, सेल दी रहेगी, उसमें बताएंगे इतना अकाउंट पे चेक से आया, इतना कैश से आया। अकाउंट पे 6% मल्टीप्लाई करना है और उसका 8%। फिर पूछेंगे हमारे पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, हम बोलेंगे अलाउ नहीं होगा। फिर बोलेंगे हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या फिर हमारे पास कोई और लॉस है, तो हम बोलेंगे हाँ वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। कठिन क्वेश्चन हो नहीं सकता। अब है 4480 है। अभी हम पढ़ रहे थे व्यापारी के लिए, हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल के। प्रोफेशनल के केस में बोला गया है कि एकदम सस्ती स्कीम बता रहे हैं आप, आपकी जितनी फीस आए उसका 50% इनकम मान लो, बाकी सब 4480 जैसा हो जाएगा। हमें क्या मतलब, बोले आप सपोज करो आप डॉक्टर हो, ठीक है। अब आपकी इनकम कैसे आती है, फीस आती है आपकी, ठीक है, जो आपके पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं, आप दूसरे हॉस्पिटल में टाइप किए होंगे, वहाँ ऑपरेशन करने या विजिट करने जाते हैं, वहाँ आपका 2 घंटे बैठने का वो आपकी इनकम आ रही है। अब खर्च के नाम पे आपका खर्च भी होता है, ऐसा नहीं हम बोले कि खर्च नहीं होता। कमरे का किराया, लाइटिंग का खर्चा, सफाई का खर्चा, ठीक है, कुछ मेडिसिन मलहम पट्टी वो खरीद के रखते हैं जो आपको फर्स्ट एड देते हैं, उसका खर्चा होगा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के खर्च भी हो सकते हैं। तो मतलब एक तरीका तो ये है, मतलब आपका अधिकार है कि आप अपना इनकम दिखाओ, जो जो खर्च हो रहे हैं, वर्कर का खर्चा, रिसेप्शन पे बैठा है उसका खर्चा, ठीक है, जो भी खर्चा सब हटाओ। आपके ऑपरेशन करने के इक्विपमेंट होंगे, डेप्रिसिएशन भी आप हटाओगे, ठीक है, सब हटाओ और P&L लिख ले, वो P&L आपका। और अगर आप इतना सब नहीं जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो आपकी फीस है उसका 50% इनकम मान लो, फिर उस पर टैक्स लगेगा 50%। लेकिन फिर कोई और एक्सपेंस अलाउ नहीं हो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो इनकम निकल गई। हम रेंट क्यों नहीं अलाउ कर रहे, क्योंकि हम इनकम मान रहे हैं। अब लॉस क्यों अलाउ कर रहे हैं, कि इनकम में से लॉस तो एडजस्ट होते ही। आई बात समझ सर, व्यापारी को 6 से 8%, इनको 50%। मैंने एक दिन बीच में किसी लेक्चर में समझाया था, अभी फिर समझाता हूँ। व्यापारी क्या करता है, कोई सामान 100 में बेच रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको 100 का फायदा हो जाए, हो सकता है 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये,
जैसे मेडिसिन, कपड़े की दुकान में मार्जिन हाई होता है, लेकिन जो एफएमसीजी होते हैं, जैसे आप बिस्किट खरीदते हैं या आप जैसे कि सर्फ एक्सेल खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 5 रुपये का है और 10 का बिक रहा हो। ठीक है, HUL के जो भी प्रोडक्ट होते हैं तो बहुत थिन मार्जिन रहता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी सेल बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत क्वांटिटी सेल होती है, लेकिन मार्जिन बिल्कुल ही थिन रहता है। व्यापारी को मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक तो मार्जिन बहुत कम है और फिर वर्कर का किराया, दुकान का किराया, लाइटिंग का खर्चा, सफाई का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, माल को लाना ले जाना, वो सब, और खराब भी होता है माल तो वो भी हमें रिकवर करना। उनको बोले हाँ हम समझते हैं आपका बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, तो उनको 6 से 8% है। लेकिन अब डॉक्टर को से बात करें हम कि भाई तुम्हारा क्या खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लिनिक में बैठे हो उसका किराया, जो लाइट जल रही है लाइट का खर्चा, ठीक है, जो रिसेप्शन में बंदा बैठा है बस, इसके अलावा तुम्हारा कोई खर्चा। इसका मतलब सर्विस के केस में तो जो पैसा आया पूरा, जैसे आप कंसल्टेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप कंसल्टेंट बनेंगे, आप फोन पे कंसल्टेंसी दे दी, आपने बोला 10,000 रुपये लगेंगे, मैं समझा देता हूँ क्या करना है, उसने 10,000 रुपये ट्रांसफर करे, आपने फोन पे समझा दिया कि देखो ऐसे ऐसे करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका क्या खर्चा लगा, फोन भी उसने लगाया है, कोई खर्चा नहीं। तो सर्विस के केस में तो 100% की इनकम हो सकती है, लेकिन वो कितना मान रहे हैं, 50% मान रहे हैं, 50% को हम मान रहे हैं खर्च हो गया होगा, 50% आप इनकम मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप 50% एक्सेप्ट करते हैं तो बात ही खत्म, आप बोलते हैं नहीं नहीं हमारी तो 50% से भी कम है, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट रख लिया और ऑडिट करा के भी ला। कौन है एलिजिबल प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल्स, एलिजिबल एसएससी कौन है, रेसिडेंट पर्सन एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। एक रेसिडेंट पर्सन, रेसिडेंट को मिलेगी ये स्कीम, ठीक है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं हम। engaged in specified profession plus gross receipt is up to 50 lakhs, यानी बहुत बड़े प्रोफेशनल को हमें सुविधा नहीं दे रहा है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अफोर्ड करें, जो छोटे छोटे प्रोफेशनल हैं उनको हमने सुविधा दे रखी है। प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, नो अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37, एडवांस टैक्स पेबल ओनली इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन 15th March ऑफ, ये वही समझा दूंगा आपको। ये बात समझ आई आपको, कोई डाउट तो नहीं लग रही है, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब देख लें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 44A, 44A प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ स्मॉल ट्रांसपोर्ट। ये स्कीम बनाई गई है छोटे छोटे ट्रक व्यापारियों के लिए, ट्रक ट्रांसपोर्टर के लिए। उनको क्या स्कीम बनाई गई है, ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके पास 10 से ज़्यादा ट्रक ना हो, कभी भी ना हो, यानी दिन, पूरे साल के एक भी दिन ट्रक 10 से ज़्यादा ना रहे हो। जैसे मान लो उसके पास 9 ट्रक थे, उसने 2 ट्रक बेच दिए और फिर उसने 3 ट्रक फिर खरीद लिए, तो 9 थे, 2 बेचे, 7 बचे, बाद में कुछ दिनों बाद 3 खरीदे, कितने हुए, 10 हो गए। उसमें से उसने 1 ट्रक फिर बेच दिया, 9 हो गए, फिर उसने 1 ट्रक और खरीद लिया, फिर 10 हो गए। किसी भी दिन 10 से ज़्यादा हुए क्या, नहीं, तो किसी भी दिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक भी दिन। अगर पूरे साल में एक भी दिन 10 से ज़्यादा ट्रक हो गए तो आप स्कीम में आओगे ही नहीं, फिर आप नॉर्मल अपना अब जो पेडल बनता है, ये इनकम कितनी है, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, क्लीनर का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, जो भी होता है सब करो। तो 10 से ज़्यादा ट्रक एक भी दिन क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर 10 ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं, अब 10 की जगह 12 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, वो तो उनका ऐसा कि लगभग 10 ट्रक है तो छोटा व्यापारी है, इसको हम बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है, और 10 से ज़्यादा इसके ट्रक नहीं होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर हमारे पास 8 ट्रक हैं, बोले आप एलिजिबल हो, भारत के होने चाहिए, रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। एलिजिबल पर्सन एनी एसएससी who does not own more than 10 goods carriers on any day of previous year plus engage in business of flying, hiring or leasing of such goods carrier। ट्रक हो, ट्रक को किराए पे चलाने का काम हो, ऐसा ना हो कि एक व्यापारी जिसके पास ट्रक है वो अपना ही सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इसने ट्रक खरीद रखे हैं, वो प्रिजम्पटिव इस वाले में नहीं आएगा, वो 44AD में आ जाएगा। ये तो ट्रक का काम ही है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का ही काम, 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होना चाहिए और ट्रक को भाड़े पे चलाता। तो डीम्ड इनकम क्या मानेंगे, इन केस ऑफ हैवी व्हीकल, अगर हैवी व्हीकल है, इसमें बहुत अमेंडमेंट आते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है, अभी क्या है लेटेस्ट में, अगर आपका ट्रक है वो 1000, सॉरी, अगर उसका जो वेट है वो हमें देखना पड़ेगा, वेट के लिए मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, नीचे देखना है ग्रीन लाइन में लिखा है नोट,
हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स व्हीकल द ग्रॉस वेट ऑफ विच एक्सीड 12,000, जिनका 12,000 किलोग्राम से यानी 12 क्विंटल, ठीक है, 12 टन, 12 टन, 12 टन से ज़्यादा का वजन है जिनका, क्विंटल मतलब 100, ठीक है, टन मतलब 1000, 12 टन केजी से भी ज़्यादा उसका वजन है ट्रक का, तो वो हैवी ट्रक कहलाएंगे, बाकी नॉर्मल हो गया। तो हैवी ट्रक के लिए क्या प्रोविजन बना हुआ है, अब मान लो आपका ट्रक 15 टन का है, उन्होंने बोला कि 1,000 रुपए पर टन के हिसाब से, तो कितना हो गया, 15,000 रुपए एक महीने की इनकम मांगी जाएगी। ये सिंपल करा उन्होंने, हमें अजीब लग रहा है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, व्यापारी के लिए सरल है। बोले वजन कराओ तुम्हारे ट्रक का कितना है, उसने बोला हमारे ट्रक का वजन 15 टन है, तो ठीक है, हर महीने का 15,000 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी, चाहे आप चलाओ या ना चलाओ, बात खत्म। उसको कितना सरल हो गया। अब उसने दूसरा ट्रक खरीदा, वो 13 टन का है, तो वो समझ गया कि 13,000 रुपये हमारी हर महीने की इनकम मानी जाएगी, चाहे हम चलाएं या ना चलाएं, करेक्ट। 1,000 रुपये पर टन इंटू वेट इन टन्स इंटू नंबर ऑफ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटू नंबर ऑफ वीक। ये तो ऐसी बात होगी कि देख लो आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, हर गाड़ी का हर एक महीने या पार्ट ऑफ द मंथ के लिए 1,000 रुपये पर टन आएगा, इनकम मानी जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर से सुनो, मैं सवाल ही देता हूँ आपको। 5 ट्रक है अपने पास, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सवाल, इतना और रीड कर दूँ मैं, तो सवाल लिख दूंगा, तो आप सॉल्व करना, तो आपको समझना। हैवी ट्रक है आपके पास, तो टन के हिसाब से किराया लगेगा, 1 टन के 1,000 रुपये इनकम मान जाएगी, कब की, पूरे महीने की या पार्ट ऑफ दी मंथ। तो अगर 16 टन का ट्रक है आपके पास, एक ही ट्रक है, तो एक महीने का 16,000 इंटू नंबर ऑफ ट्रक कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रक कितने हो गए, मैंने कहा एक ही ट्रक है, 16,000 इंटू एक ट्रक इंटू नंबर ऑफ मंथ, मैंने कहा 5 महीने से है मेरे पास ट्रक, इनकम आ गई। मेरे पास 4 ट्रक हैं, ठीक है, और सब 15 टन के हैं, तो 15 टन इंटू 1,000 कितना हो गया, 15,000 इंटू कितने ट्रक हैं, 4, तो इंटू 4, तो 60,000 एक महीने का, इंटू नंबर ऑफ मंथ, मैंने कहा 5 महीने से है मेरे पास ट्रक, इनकम आ गई, ठीक है। अब हम इतनी सी बात बस समझ जाए कि टन के हिसाब से 1,000 रुपये है एक गाड़ी का, ठीक है, तो कितनी गाड़ी है, कितने महीने हो गए, ठीक है, और कितने टन की गाड़ी है, हिसाब आ जाएगा। हाँ बोलो। नहीं, कैपेसिटी नहीं रखता, ट्रक का वजन होना चाहिए। हाँ, खाली में। अगला देखें, इन केस ऑफ लाइट व्हीकल, लाइट व्हीकल क्या हो गई, 12 टन से नीचे लाइट, तो इन केस ऑफ लाइट वेट व्हीकल यानी कि 11.5 टन है वजन, 11 टन है, 10 टन है, 8, 9, 7, एक पिकअप गाड़ी, ठीक है, या जिनको हम जोंगा बोलते हैं, तो नाम ही जोंगा है, ठीक है। इन सब गाड़ियों के बारे में उन्होंने क्या बोला, और सरल है इसमें, आप हर गाड़ी का 7,500 रुपये पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ मान लें, यानी आपके पास एक पिकअप गाड़ी है, मान लें कि उसकी एक महीने की इनकम 7,500 रुपये, हमने कहा सर हमारे पास 5 हैं, तो इनटू 5 मल्टीप्लाई कर लो, एक गाड़ी का 7,500 रुपये एक महीने का, 12 महीने रहेगी तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 महीने की गाड़ी तो मल्टीप्लाई कर लो, सर मेरे पास 4 गाड़ियाँ तो 4 गाड़ियों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो लाइट व्हीकल में क्या है, 7,500 रुपये पर टन पर मंथ, तो 7,500 रुपये पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ, 7,500 रुपये किराया है, महीने भर आपके पास रहा हो या महीने से कम रहा, पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी 7,500 रुपये, फिर कितने महीने रहा उसका गुणा कर लो, कितनी गाड़ियाँ उनका गुणा कर लो। और हैवी व्हीकल में क्या है, बोले कितनी व्हीकल हैं वो ठीक है, उसका वेट के हिसाब से 1,000 रुपये पर टन का आपका एक महीने की इनकम मान जाएगी, तो 20 टन है तो 20,000 रुपये इसकी एक महीने की इनकम मान जाएगी। फिर आपने बोला सर हमारा 8 महीने से है ट्रक, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, आपने बोला सर हमारे पास ऐसे 3 ट्रक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सही है, कोई डाउट आपको, पक्का क्लियर है। हम्म, जा रहा हूँ, देखो क्या लिखा, एक्सीड 12,000, तो 12,000 तक भी लाइट वेट चलेगा, तो ये खत्म हुआ। और यहाँ लिखा है नो अदर एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एंड इनकम इज टैक्सेबल ऑन ओन्ड बेसिस वेदर व्हीकल इज पुट टू यूज और नॉट। इससे बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको,
और नहीं मिलेंगे तो मैं लिख के करवाऊँगा। तो एक बार मैं आपको मॉड्यूल देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिला तो मैं क्वेश्चन आपको नोट करा दूँगा। मॉड्यूल निकालें। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 दिख रहा है आपको, होमवर्क लिख लें। ये होमवर्क लिख लें, ठीक है। पेज नंबर है 4.278। करना मन से है ना, ध्यान से। पहले क्वेश्चन नंबर 16 में करा देता हूँ, 17 में करा देता हूँ आपको। और पहले 17 कर लें हम, अभी अभी हमने पढ़ा। मिला आपको? जो ट्रक का वजन देखा जाता है वो कैपेसिटी नहीं देखी जाती, उसकी कैपेसिटी सर्टिफाइड होती है। तो ट्रक प्लस जो उसमें सामान आने का सर्टिफिकेट है आपके, मान लो उन्होंने बोला कि 9 टन सामान आप उसमें रख सकते हो। जैसे छोटी पिकअप वैन होती है उसमें 3 टन से ज़्यादा सामान अलाउड नहीं है, मतलब जब गाड़ी बनाई गई उन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दिया है कि इसकी गारंटी कितने हैं, 3 टन तक। 3 टन से ज़्यादा आप सामान रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये 3 टन उसका सामान का हो गया विद व्हीकल। अब व्हीकल का वजन प्लस वो 3 टन, ऐसा अपन को देखना है। ऐसा कितना देखना है, 12 टन देखना है। तो गाड़ी प्लस लोड, लोडिंग एक्चुअल लोडिंग नहीं, लोडिंग की जो कैपेसिटी है सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी की तरफ से। मतलब किसी के पास भी गाड़ी होगी तो उसको पता होगा इसमें कितना आता है। वो कैसे पता होता है, क्योंकि वो लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं, लिफ्ट में हम जाते हैं तो मैक्सिमम 150 kg या 4 लोग, है ना, ऐसा लिखा रहता है। वैसे ही आपको मिलता है। तो ट्रक प्लस जो उसकी लोडिंग है दोनों को मिला के हम बोलते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। जैसे देख लें यहाँ पे, ग्रॉस व्हीकल वेट, total weight of the vehicle and load certificate and registered by the registering authority as permissible for that व्हीकल का वेट प्लस उसकी लोडिंग कैपेसिटी जिसका आपको सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। मतलब काम का नहीं है आपके, जो आपको दिखेंगे तो उससे समझना है। तो 17 में कर रहा था, मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1 April 20। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग द previous year 2021, compute his income under the section 44 AE for 20 year 21-22। ग्रॉस व्हीकल वेट इन किलोग्राम, बताओ 7,000 है, ये स्मॉल में आएगा या हैवी में आएगा? 6,500, 10,000, 11,000, 15,000, 15,000 हैवी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है। अब जो 7,000 वाली गाड़ी है, कैलकुलेट ले लें। ये 10 अप्रैल को हमारे पास आई और नीचे कुछ बेचने का तो नहीं लिखा, यहाँ नीचे पढ़ लेता हूँ। Would your answer change if the goods vehicle purchased in April 20 were put to use only in July?
पुट टू यूज से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मैंने नोट्स में लिखा भी है ना। ओन्ड ओन्ड से होने वाला है, आप ओनर हैं क्या उस गाड़ी की, हाँ टैक्स चुका दें, पुट टू यूज किया हो या ना किया हो, ठीक है, लिखा हुआ है नोट नंबर 2 में। इनकम इज टैक्सेबल ऑन ओन्ड बेसिस वेदर व्हीकल इज पुट टू यूज और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें देखने नहीं आना आप चला रहे हो नहीं चला रहे हो, आपने कितने तारीख को खरीदी उस हिसाब से आपका इनकम बनती जा रही है, एंड में आगे चुका। आप ज़्यादा चला रहे हो, आप कम चला रहे हो, ठीक है, एक दिन में 1 राउंड हो रहा है कि 10 राउंड हो रहा है, हमें उस सबसे कोई लेना देना नहीं। प्रेजेंटेबल है, प्रेजेंटेबल हम मान रहे हैं कि इतनी इनकम हुई होगी, फिर कम हो या ज़्यादा। देख लें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप देखते हैं फिर भी लगाते जाएं साहब। ये 7000 ये स्मॉल हो गया, इनके केस में फिक्स है क्या, 7,500 7,500 पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ। अब 10 अप्रैल को खरीदा तो पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानते हैं, करेक्ट, तो पूरे 12 महीने हो जाएंगे, इंटू 12 इंटू 2 करते जा। 6,500 है, ये भी स्मॉल व्हीकल है, लाइट वेट व्हीकल बोलते हैं उनको हम। एक ही गाड़ी है, 15 मार्च 2021 को आई, तो कितने महीने हो गए, 1 महीना हो गया, तो 7,500 इंटू 1 इंटू 1, 10,000 है, और 16 जुलाई को लिए, कितने महीने हो गए, 9 महीने, नहीं अप्रैल मई जून बस छोड़ दो, अगला है 2002 जनवरी को ली थी, 3 महीने, इतना कर लो पहले, हैवी गुड्स का निकाल लो, लाइट का, अब हैवी का निकालना है, 15 टन है, तो कैसे करेंगे, 1,000 इंटू 15, पर टन पे 1,000 रुपये की इनकम है, ठीक है, 1,000 इंटू 15 इंटू 2 व्हीकल है, 1,000 इंटू 15 तो हो गए 1 महीने का, एक गाड़ी का, 2 गाड़ियां हैं, और कितने महीने हैं, 29 अगस्त को खरीदा था, तो जुलाई तक छोड़ दो, 4 महीने, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 4 छोड़ दो, 8 महीने, 8 का मल्टीप्लाई कर लो, अगला कर दो, आ गया आंसर, उनका करने का तरीका अलग है, ठीक है, कितना आ गया आंसर, सबका आया, पक्का, पीछे आया आंसर, उसका नहीं आया, हाँ हाँ बोल रहा हूँ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो एक बार, डाउट तो नहीं कॉन्सेप्ट में कोई, एक बार और कैलकुलेट कर लो, बोलो लास्ट में क्या, इसका, हाँ 2 महीने हो जाएंगे ना? हाँ, फरवरी मार्च पार्ट ऑफ द मंथ, मंथ एक दिन भी यूज हुआ होगा तो, मैं भी आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा, अगर बुक में नहीं मिला तो उसको आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अभी पहले ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन और कर लें, क्वेश्चन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16, अभी हम 17 कर रहे थे, अब 16 बोल रहा हूँ। Mr. Praveen engaged in retail trade, reports a turnover of 1 crore 98 lakh 50,000 for the financial year 2021. His income from said business as per books of account is, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखी है और 13,20,000 की इनकम निकल रही है, कंप्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4D प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर प्रवीण। Assessment year 2021 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive taxation under 2480.
ये पहला साल चल रहा है जब वो 44 AD है ना। अब आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022? क्या वो एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी की 2 कंडीशन है, इंडिविजुअल, HUF या फर्म होनी चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं चलेगा। वैसे कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, HUF या फिर फर्म। दूसरी चीज़ क्या है, उनका टर्नओवर करंट ईयर का, जैसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं 200 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। क्या इंडिविजुअल है? हाँ, टर्नओवर 200 लाख से कम, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे हाँ, इसने कंडीशन सेटिस्फाई की है एलिजिबिलिटी की, तो ये एलिजिबल हो गया। If so, determine his income from retail trade as per applicable presumptive provisions, assuming that whole of the turnover represent cash receipt। पूरा टर्नओवर कैश में आया, तो क्या करेंगे इसका? और कोई खर्चा हटाना, कुछ भी करना है? अगला सवाल पूछ रहे हैं कि इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बोले अगर वो नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी और भी करानी। What is the due date for filing his return of income under both the options? एक क्वेश्चन पूछा गया था रिटर्न चैप्टर का कि असेसी चाहे प्रिजम्पटिव इनकम के द्वारा दिया गया प्रॉफिट एक्सेप्ट करे या ना करे, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पे कोई फर्क नहीं। समझे आप? चाहे वो प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अपनी इनकम एक्सेप्ट करे और चाहे वो अपना नॉर्मल P&L बना के एक्सेप्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू डेट पर। तो हम बोलेंगे कि ड्यू डेट पे फर्क पड़ता है। अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे एक्सेप्ट करता है, प्रिजम्प्ट इनकम एक्सेप्ट करता है, तो बुक्स और ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रिजम्पटिव के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसको ऑडिट भी करानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे अंतर होता है। चलो, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग दिस रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शन। तो हम बोलेंगे प्रिजम्पटिव मान लेगा, ठीक है, तो कोई ऑडिट नहीं, 31 जुलाई। और अगर प्रिजम्पटिव नहीं मानेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी पड़ेगी, तो 31 अक्टूबर। पहले सितंबर होता था, अब अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर हो जाए, ठीक है। बाकी सब तो हो गया। इनकम कितनी निकली निकाल मेरा 8%। पंद्रह लाख, ठीक है। अब बताना जरा, उसकी बुक्स के हिसाब से कितनी इनकम थी? 13,20,000। और ये आ रहा है 15,88,000। किसको वो एक्सेप्ट करे? 13,20,000। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे फिर, हाँ, लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर है, ठीक है, अभी इसने अडॉप्ट नहीं किया है, तो मिल जाएगा। हाँ, नहीं रहेगा पर, मतलब एक्चुअली हम पिछले साल का टर्नओवर देख रहे हैं, करंट ईयर खत्म होने के बाद जुलाई में रिटर्न फाइल होता है, ये सितंबर अक्टूबर में होता है। तब तक तो तुम्हें पता है ना कि तुम क्रॉस करके कि नहीं करेंगे, क्रॉस करके तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो। एक कॉम्पोजिशन जैसा नहीं है कि साल में जब 200 लाख से ऊपर निकल जाए तो वहां से कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओगे। इसका तो हिसाब किताब ही साल के बाद होगा, है ना, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। चलो, हाँ, हम स्कीम को चुनते हैं एंड में तब तक हमें पता हो जाता है कि हमारा टर्नओवर क्रॉस हो जाए। पिछले साल के टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हो या नहीं हो वो नेक्स्ट ईयर के टर्नओवर से डिटरमाइन होगा। यानी जैसे कॉम्पोजिशन हम पिछले साल का देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ है, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं कि पिछले साल का टर्नओवर आपका 200 से नीचे हो तब जब इस बार कॉम्पोजिशन में आएंगे, नहीं। कॉम्पोजिशन में है वो रिक्वायरमेंट, मैंने पढ़ा हुआ है जो। मैं और क्वेश्चन छाट के करा दूंगा आपको, थोड़ी कंफर्ट लगेगा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिए थे, टिक कर दिया। ये पहला तो हो गया डेप्रिसिएशन वाला कि नहीं हुआ? पक्का बताना, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, अगर कॉम्पोजिशन तोड़ता, सॉरी 44 AD तोड़ता तो फिर नहीं रहेगा। ये कर लिया था ना आपने? पक्का बताया क्वेश्चन नंबर 1। 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था,
4 भी हो गया था, 5 भी हो गया, 6 हो गया ना, अंडरलाइन तो है। प्रिजम्पटिव के दिख नहीं रहे, देखो अब 6 हम कर चुके हैं, 7 हम कर चुके हैं ना। एंड में वो बड़ा क्या पूछते हैं, एंड में ये पैरा पूछते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44 AD एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हमने नॉर्मल तो निकाले थे, 44 AD और निकालना है, अभी निकल जाएगा। Assume that he has not opted for the provision of section 115 BAC. Assume that the whole of the amount of turnover received by account paid check or use of electronic clearance system through bank account during the previous year. ठीक है, तो अभी हमने नॉर्मल निकाला था, हम क्या करेंगे, टर्नओवर का कितना कर देंगे, 6% कर देंगे, और कोई खर्चा वगैरह इसमें से माइनस हमें करना नहीं है, निकालने तरह कितना आ जाएगा। ठीक है, निकाला था प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हम कर चुके थे पोर्शन में, दोबारा नहीं जा रहा उस तरफ। और ये निकला हमारा 44 AD के लिए 6 बार का सेशन है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। अब मान लो आपने एक मशीन खरीदी थी, आप पहली बार नॉर्मल स्कीम में थे, फिर आपने 44 AD चुनी, पहले साल तो डिप्रेशन लागू हुआ होगा मशीन का, ठीक है। सेकेंड ईयर आप कॉम्पोजिशन उसमें थे 44 AD में, थर्ड ईयर आप 44 AD में थे, जब डिप्रेशन खर्चा लागू हुआ होगा या नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम ऐसा मानते हैं कि सारे खर्चे अलाउ हो गए हैं, है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं, जब हम 6% 8% इनकम मानते हैं तो हम मानते हैं कि 6% इनकम आ गई, मतलब सारे खर्चे कट गए, सारे कट गए, अब काटने की जरूरत। तो डेप्रिसिएशन अलाउ होता है या नहीं होता है प्रेजेंटिव में, अलग से नहीं होता, हम मानते हैं कि वो तब वो जितना पोर्शन हमने हटाया है वो सब हट गया। अब मान लो एक साल तो आप नॉर्मल स्कीम में थे और मशीन खरीदी थी आपने, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था, पहले साल का 1 लाख की मशीन ली थी, मान लो 15,000 डेप्रिसिएशन लगाया था, 50,000 बची थी। दूसरा साल आप 44 AD में है, तीसरा साल 44 AD में है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप 4th ईयर में नॉर्मल स्कीम में आ जाए तो फिर मशीन की वैल्यू 85 ली जाएगी पहले साल का डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, या 3 साल का डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, 3 साल का डेप्रिसिएशन या 1 साल का पहले साल, 3 साल का, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हटा है, हमने बस उसको अलग से दिखाया नहीं है, क्योंकि जब हम 6% इनकम मान रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि 94% में यही सब तो है, बेड डेट डेप्रिसिएशन सब कुछ तो हटा। तो डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं करेंगे प्रिजम्पटिव इनकम में, लेकिन ये बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली माइनस हो रहा है। आई बात ठीक से समझ, और हम डेप्रिसिएशन नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा, उसको बाद में डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो मशीन खरीद के वो 5 साल से कॉम्पोजिशन में इसमें 44 AD में, हमने कहा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मिलता नहीं है आपको, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता क्योंकि आप 6% ही तो टैक्स चुका रहे हो, उसने बोला ठीक है डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। अब वो 5-6 साल बाद नॉर्मल स्कीम में आया, उसने कहा देखो डेप्रिसिएशन तो अलाउ हुआ ही नहीं था, तो मेरी जो मशीन थी वो 1 लाख की थी, वो अभी भी 1 लाख की है। बोले कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अलाउ हुआ है, नाम से नहीं हुआ, हमने माना है कि जितने खर्चे माइनस होने चाहिए थे सब माइनस हुए होंगे। तो WDV निकालने के लिए तो हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे, लेकिन इनकम निकालने के लिए डेप्रिसिएशन नहीं हटाएंगे। आपको लॉजिकली समझ आई बात, डेप्रिसिएशन ना हटाने से क्या हो जाता है, अलाव भी हो गया और फिर से अलाव हो जाता है डेप्रिसिएशन के नाम से, सही है। तो इसमें लिखा है इन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए। ओके, 8th क्वेश्चन किस बारे में है, 44 AE के बारे में, चलिए कर लेते हैं। Mr. Sukhvinder is engaged in the business of plying goods carriers. On 1st April 2020, he owns 10 trucks, out of which 6 are heavy goods vehicle. The gross vehicle weight of such good vehicle is 15,000 kg. तो उनके पास 10 ट्रक हैं, कब, 1 अप्रैल से ही, जिसमें 6 क्या हैं, हैवी हैं, और 15,000 kg का उनका वजन। On 2nd May 20, he sold one of the heavy goods vehicle and purchased a light goods vehicle on 6th May. उसने एक गुड्स व्हीकल बेच दी 2 मई को, हैवी, ठीक है, और परचेज कर ली क्या 6 मई को लाइट गुड्स व्हीकल।
दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली ऑन 15 जून, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल में 15 जून को ले पाए, तो यूज़ करने से कोई मतलब नहीं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, टेक ए नोट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। रेट चार्ज कलेक्टेड जो उसके थे इतने थे, ऑपरेशन एक्सपेंस इतने थे, डेप्रेशन एज पर बुक्स इतना था, अदर ऑपरेशन एक्सपेंस इतने थे। मतलब अगर हम बुक्स के हिसाब से बनाएं तो उसका प्रॉफिट 4,45,000 था। अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम्स उसके बाद 70,000 की और थे। ठीक है, तो ये तो उसकी स्थिति है नॉर्मल में। अब आपसे पूछा गया आप बताओ कितनी इनकम होगी, प्लीज़ करना और आंसर रेफर मत करना। तो इस एक अच्छी बात सीखोगे आप इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से करोगे तो। हो गया। क्या है आपका? देखिए इस, हाँ, कर ले और जिनका रह गया कर ले।
वाह, देखो, देखो क्या, देख तो लिए होगा। कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है, ठीक है। और बुक्स के हिसाब से कितना आ रहा है उनका? ये आ गया हमारी बिजनेस की इनकम। और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? अदर इनकम, तो ये आ जाएगी टोटल। ये जो सेल के अलावा इनकम होती है ना, क्योंकि अपन ने तो सेल का परसेंटेज निकाला है, तो सेल की जो इनकम है वो तो आ गई, लेकिन सेल के अलावा भी कोई इनकम हो, ठीक है, ब्रोकरेज कमीशन है, किस तरह की वो है। हटाएं इसको हम। हम्म, हाँ हाँ, यही तो पॉइंट समझाना था इसमें। अब उसने क्या किया, मई में कितने तारीख को बेच दिया? 2 तारीख को। तो जिसको बेचा उसका अप्रैल में हो गया, और जिसको खरीदा 6 मई को उसका मई से आगे हो गया। एक महीना ओवरलैपिंग भी हुआ, लेकिन प्रोविजन तो यही बोलता है कि मंथ और दी पार्ट ऑफ दी, अलग अलग व्हीकल का हमें निकालना है। अप्रैल और मई की वजह से उस पर 2 महीने का लग गया, और मई का नया खरीदा तो उससे मई से लेके मार्च तक और लग गया। आज समझ? पक्का? क्या डाउट है? देखो, मैं समझा देता हूँ, तो पूछ रहे हैं। मैं पूछूँ कि आया समझ, तो तुम्हें हाँ बोलना है, ऐसे समझ में आ जाएगा। पूछोगे तो बता पाएंगे। चलो देखो। फर्स्ट अप्रैल 2020 को मान लें कि 8 लाइट वेट व्हीकल्स थी, और उन्होंने क्या करा, 3 जून 2020 को सोल्ड कर दी 2 व्हीकल्स, और 28 जून 2020 को उन्होंने क्या करा, एक्वायर करी 3 व्हीकल्स। अब बता इसका आंसर क्या होगा? रहने रहने से क्या होगा? फिर डबल टाइम टैक्स लग रहा है। ओपनिंग में 8 थी, ठीक है, दो उसमें से बेच दी 3 जून को, और 3 व्हीकल हमने और खरीदी। तो टाइम स्केल ना भी बनाया तो समझना। पहले 8 को छोड़ दो अभी, 8 में से 2 बेच दी, कितने बची? 6 और 3 कितने हो गई? 9। अब 3 जो बाद में खरीदी, पहले हम उसका हिसाब कर लें, सरल करने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने कब खरीदी? जून में, 28 जून को लेके पूरा जून काउंट होगा। अप्रैल में 2 महीने बस काउंट नहीं होंगे, बाकी तो होगा। तो जो 28 जून को खरीदे हमने 3 व्हीकल, इनटू इनका कितना होगा? 7500 रुपये पर मंथ होगा, इनटू कितने महीने? 10 महीने। अप्रैल में बस छोड़ो, जून से तो हो रहा है। प्लस जो हमने 3 जून को सोल्ड की है,
उसका कितना अमाउंट हो रहा है, तो कितने महीने तक रहे वो, अप्रैल मई जून, उसका हो जाएगा 7500 इंटू 3 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स इंटू इंटू तो जिस महीने बेचा उस पर भी टैक्स लग रहा है, जिस महीने में खरीदा उस पर भी लग रहा है, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ पे लगता है, फोटो इससे कोई संबंध है नहीं उनका। और बचे हुए कितने, 6 व्हीकल, 8 में से 2 बेच दिए, 3 खरीद लिए, जो 3 खरीदे उसका हिसाब मैं कर चुका हूँ, जो 2 बेचे हैं उनका हिसाब हो चुका है। अब और कितने बचे, आराम से सोचो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 2 बेचे थे उसका हिसाब हो गया, 3 जो नए खरीदे उसका हिसाब हो गया, किनका नहीं हुआ, 6 गाड़ियों का हिसाब नहीं हुआ, डिविडेंड ईयर हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 6 व्हीकल्स इंटू 7500 इंटू 12, ठीक है। तो ये मई के महीने में नुकसान हो रहा है, शुरुआत में बेच दी तब भी पूरे महीने का टैक्स लग रहा है, और एक एंड में खरीदी उस पर भी पूरे महीने का टैक्स लग रहा है। जहाँ 3 7 8 दिन का टैक्स लगना था टोटल, वहाँ पूरे महीने का लग रहा है 2 गाड़ियों पर, जो बिकी उसमें भी पूरे महीने का, और जो खरीदी उस पर भी पूरे महीने के लग, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम किसी को कंसल्ट करते तो हम उसको समझाते कि नहीं, शुभ मुहूर्त में खरीदना 1 तारीख, तो अगर 29 को खरीद के आ गया, 30 को खरीद के आ गया, तो 7500 रुपये तो आपके गए, तो हमने तो चला ही नहीं, उद्घाटन चलाने से कुछ नहीं, परचेजिंग से आप ओनर होने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट आपको इनमें, ये पॉइंट एक बार रीड करना, और यहाँ बता रहा हूँ बुक प्रॉफिट, चलिए खत्म ही करा देते। ये इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो ब्याज या तनख्वाह मिलती है वो क्या होता है, पार्टनर को अपनी फर्म से कोई भी इनकम मिलती है वो उसके पीजी के हेड में आती है, पहली चीज़, उनके बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है, दूसरी चीज़ सैलरी हेड में नहीं आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है। 2 तरीके से मिल सकती हैं, या तो इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, और या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट सैलरी कमीशन खर्चा है, तो फर्म का जब पीएनएल बनेगा उसमें से वो खर्चा काट दिया जाएगा, लेकिन पार्टनर क्या बन जाएगी, इनकम। और खर्च काटने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स चुका देता है कौन, फर्म। और फिर टैक्स चुकाने के बाद पैसे किसको बांटते हैं, पार्टनर, जो पार्टनर के हाथों में क्या होता है, टैक्स फ्री रहता है। जो फर्म का खर्चा है, जो वो सैलरी दे रहा है पार्टनर को, तो फर्म का खर्चा और पार्टनर की इनकम, वो बोनस दे रहा है पार्टनर को, तो फर्म का खर्चा और पार्टनर की, उसकी कैपिटल पे ब्याज दे रहे हैं तो फर्म का खर्चा और पार्टनर की इनकम, ये सब तो पीएनएल में जाएंगे एक लिमिट तक, ठीक है। और जब फर्म का खर्चा है तो फर्म उस पर टैक्स नहीं चुकाएगी, तो जिसको वो कमीशन बोनस सैलरी मिले उसको उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, उसकी इनकम बन जाएगी। लेकिन जो प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ता है पार्टनर को, वो टीडीएस काटने के, सॉरी वो क्या होता है, टैक्स चुका देने के बाद, पार्टनर से फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से चुकाते हैं टैक्स, टैक्स चुकाने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देते हैं पार्टनर को, इसलिए वो क्या होता है, उनके हाथों में एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, याद आ रहा है। एचयूएफ अपने मेंबर को प्रॉफिट बांटे, एग्जाम्प्ट है, और फर्म अपने पार्टनर को, क्योंकि टैक्स कौन चुका देता है, पार्टनर चुका देता है। ये जो तनख्वाह वगैरह का खर्च फर्म को मिला है वो तो उनकी इनकम बनेगी, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर को क्या क्या मिलता है, 40B किस बारे में, 40B इस बारे में है कि पार्टनर को जो हम रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट दे रहे हैं वो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, ठीक है। वो क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज अलाउड टू फर्म इफ ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज हो तो ही ब्याज देंगे, तो हम भी जानते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया जाता, सैलरी कमीशन कुछ नहीं दिया जाता, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, वो भी कितने परसेंट से, 6% की रेट से। याद है आपने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ कभी ना कभी, है ना। जब तक पार्टनरशिप फर्म के डीड में ना लिखा हो तब तक ब्याज
नहीं दे सकते। अगर लिखा भी हो तो मैक्सिमम इनकम टैक्स के पर्पज से मैक्सिमम कितना 12% तक का ब्याज अलाउ करते हैं। जैसे 1 लाख की कैपिटल है, 12,000 तक का ब्याज अलाउ हो जाएगा। आपने 14,000 किया है फिर तो क्या होगा, ध्यान सुनो। हमने 14,000 का ब्याज पे किया है, जबकि इनकम टैक्स के हिसाब से अब उसकी सैलरी 1 लाख है, तो 12,000 तक का ही ब्याज जाना चाहिए। 12,000 का ब्याज जाना चाहिए, लेकिन मैंने 14,000 दिया है, तो मेरी फर्म को कितना खर्चा लाभ होगा, 12। 12 पे मैं टैक्स चुकाऊंगा। 2,000 का उन्होंने मेरा खर्चा माना ही नहीं, तो 12,000 का मेरा खर्चा है, तो उसकी इनकम कितने की बनेगी, 12,000। ठीक है, जितना डिडक्शन किसको मिलता है, फर्म को, उतनी ही पार्टनर की इनकम बन पाती। क्योंकि 14 दिखा रहे हैं हम, लेकिन आपने बोला 12 से ज़्यादा पे टैक्स, 12 टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, इतना तक खर्चा लाभ होगा। ठीक है, तो 2 लाख पे खर्चा लाभ नहीं हुआ, तो 2 लाख पे हमने टैक्स चुका दिया, तो हमारा पार्टनर नहीं चुकाएगा। ठीक है, ओके। वो किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इनको खर्चा लाभ नहीं होगा पीजीपी में, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको खर्चा लाभ नहीं हुआ तो इन्हें टैक्स चुका दिया उस पर, इसलिए कुछ नहीं होगा। इनका सवाल ये है कि सर जैसे 12,000 का फंड खोला हो गया, आपने दिए 14 थे, लेकिन 12 फंड खोला हुआ, 12 उसके हाथों में एग्जेम्प्ट हो गया, अब 2 लाख का क्या हो, फर्म का खर्च नहीं माना जाएगा, तो फर्म उस पर अपने आप टैक्स चुकाएंगे, भले आपने दिए भी हों, लेकिन टैक्स तो फर्म चुकाए। है, तो आप एक तो दे सकते हैं ब्याज 12% से, और एक दे सकते हैं रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्युनरेशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, और डीड शुड क्वांटिफाई द रेम्युनरेशन और गिव द मैनर टू कैलकुलेट द रेम्युनरेशन पेबल टू। या तो डीड हमें बता दे कितने रुपए की तनख्वाह देनी है, या वो बता दे कि तनख्वाह कैसे निकाली जाएगी। जैसे उन्होंने निकाला कि जो सेल होगी उसका 2% इसको कमीशन दी जाएगी, यही तो आपने मेथड दे दिया। या आप बोल सकते हो कि मिस्टर एक्स नाम के पार्टनर को हर महीने 15,000 की तनख्वाह दी जाएगी। तो तनख्वाह आप किसी तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो फिक्स भी हो सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेम्युनरेशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, ऑथराइज होना चाहिए, एंड डीड शुड क्वालिफाई द रेम्युनरेशन और quantify the remuneration or give the manner to calculate the remuneration payable to partner। क्या बात आपको समझ में आई है? या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कितने पैसे देने हैं, उन्होंने बोला 12,000, 3,000 बात कर, या बस में लिखा हो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने बोला कि सेल्स का 2% प्लस नेट प्रॉफिट का 4%, ये हो गई उसकी रेम्युनरेशन। ठीक है, बेस निकाल लेंगे। अब रेम्युनरेशन इज पेबल टू वर्किंग पार्टनर्स, रेम्युनरेशन वर्किंग पार्टनर को ही दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो काम करते नहीं हैं, तो रेवोल्यूशन का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ शायद चेंज हो गए, लेकिन पार्टनर आया है, एक बार देखना अपने नोट्स में देखना। कोई बात नहीं, नहीं दिखेगा तो दिखाएंगे किसी को, ये फोटो भी। वर्किंग पार्टनर ही है, ठीक है, ओके। देखिए, रेवोल्यूशन टू पार्टनर हमने बोला पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, डीड में लिखा होना चाहिए। क्वांटिफाई कैसे करें, कैसे निकालें कि कितना हम अमाउंट दें, डीड में लिखा है कि देना है रेवोल्यूशन। तो अब कितना देना है भी तो बताओ, या तो वो मैनर बताएंगे या अमाउंट बता देंगे। रेमुनेशन केवल किसको दिया जाएगा, वर्किंग पार्टनर। लिमिट पार्टनर तो कोई काम करता है तो रेमुनेशन वाली बात तो प्रॉफिट उसको भी मिलता है, सैलरी मिलती है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है रेमुनेशन की, जिसका डिडक्शन आपकी फर्म को, जितने का फर्म को अलाउ हुआ उतना आपकी इनकम बनेगा।
तो उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ लॉस और बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख, अगर फर्म लॉस में चल रही है या फिर उसका प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक ही है, तो वो कितना तक रेम्युनरेशन डायरेक्टर को दे सकते हैं। लिमिट लगाई, ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में चल रही है और डायरेक्टर 10-10 लाख रुपए निकाल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि इन इन केस ऑफ लॉस और बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख क्या होगा, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर कंसिडर किया जाए। चलो मुझे बताओ, 2,10,000 रुपये की इनकम है, फर्म की इनकम है 2,10,000 रुपये की, कितने रुपए दे सकते हैं हम रेमिशन के पार्टनर? 2,10,000 की इनकम है, ठीक है, रेमिशन कितना बन रहा है? 2,10,000 की इनकम है ना, तो कैसे करेंगे? 3 लाख तक है ना, और 3 लाख तक में क्या देखते हैं हम, 1.5 लाख रुपए या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज, उसको हम क्या मान लेते हैं, इतना ही खर्चा आपको हम अलाउ कर पाएंगे, जितना वो आपको अलाउ करेंगे वो आपके पार्टनर की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। 2,10,000 केस में पहले निकाल लो, और 90% कितना आ रहा है, 189, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए या 189 विच एवर इज 189 क्या बन जाएगी, इनकम। चलो अगर बताओ 1,20,000 रुपये होते तो 5 लाख के नीचे, 3 लाख के नीचे, नीचे 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है, और 1,10,000 होता तो भी 1.5 लाख, सही है। अब 3 लाख के ऊपर जो हम कमा रहे हैं उस पे जो 3 लाख तक का अमाउंट बन गया वो तो आ गया, प्लस 60% ऑफ प्रॉफिट एक्सीडिंग 3 लाख। तो मुझे बताओ कि मेरी इनकम है 4,20,000 रुपये, फर्म की इनकम, वो कितने तक का रेमिशन बांट सकते हैं? 4,20,000 की इनकम, करेक्ट आंसर बताना है ना। कितना आया? 450, देख लेते हैं मैंने कितना अमाउंट हुआ है, 3 वाले सारे, तीन बैलेंस, कितना अमाउंट बोला था मैंने, बताया जरा, 4,20,000। तो देखो 3 लाख तक का तो क्या हो जाएगा, 3 लाख का 90%, 270, और अब ऊपर का जितना, 1,20 पे कितना, 60%, कितना, 72,000 और 270 है ना, साथ साथ चलो 3 बैलेंस हो गया सभी का। हाँ, 3 लाख तक का अलग हिसाब करना, 3 के ऊपर का अलग। 3 के ऊपर कितना है, 1,20,000, मैंने अमाउंट कितना लिया याद है तुम्हें, 4 लाख, 1,20 पे क्या होगा, 60%। अब जो अप टू 3 लाख है उसका क्या होगा, या तो 150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ज़्यादा निकलेगा, 270 निकल आएगा, और ये पक्का। चलो अच्छा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कैलकुलेट करते जाएं। 2 लाख पे 1.5 लाख रुपए या फिर 90, 180 आएगा, हाँ तो देख लो, 1.5 लाख और 180, तो 180 आ गया। 290 पे, 290 का पहले आपने निकाला कितना, 90%, 261 आ गया, 1.5 लाख और 261 में 261 ज़्यादा, 261 आ जाएगा। 1,80,000 का लॉस होगा तो क्या होगा बताओ जरा, 180 का लॉस,
तो क्या लॉस में भी बांट सकते हैं? हाँ, कितने तक? 1.5 लाख तक। तो 81 के केस में क्या हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। और 360 के केस में क्या हो जाएगा? 3 लाख तक का तो 270 आ जाएगा है, 270 तो वो आ गया, और फिर 60,000 का 36,000। ठीक है, 3 लाख। अब हर बार निकाल रहे हैं बुक प्रॉफिट का एक परसेंटेज, करेक्ट। अब हमें देखना है कि बुक प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। बुक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट में तो कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से हटा रहता है, कमीशन हटा रहता है। अब उसमें से इंटरेस्ट पहले से हटाया तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्यूनरेशन सब हटाने के बाद हमें प्रॉफिट दिया गया है अकाउंट में, सही है। अब हम क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन वापस से जोड़ देंगे अगर हटा हुआ है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी हटाया था वो जोड़ देंगे, अभी तो तुम्हारा अकाउंट के हिसाब से पीएनएल बना है, तो चाहे जितना रेम्यूनरेशन हटा दिया होगा, चाहे जितना इंटरेस्ट हटा दिया होगा, तो जो हटाए पहले वो जोड़ दो। अब ना रेम्यूनरेशन हटा है और ना इंटरेस्ट। अब बताओ कितना इंटरेस्ट हटाना है? मैक्सिमम 12%। अगर क्वेश्चन 9% इंटरेस्ट दे रहा था तो 9 ही हटाएंगे, अगर वो 13% का ब्याज दे रहे थे तो 12 ही हटाएंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को ऐड करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हटाया था उतना ऐड किया, अब उतना हटाओ जितना हटाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम अप टू 12%, यानी अगर 8% की रेट हो तो ऊपर 8 जोड़ देंगे, नीचे 8 हटा देंगे। अगर 14% की रेट है तो ऊपर 14% जोड़ देंगे, नीचे 12% हटा। ठीक है, और रेम्यूनरेशन भी ऊपर जोड़ देंगे पहले तो। अब देखना, हमारा प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट को नलीफाई कर दिया, रेम्यूनरेशन को नलीफाई कर दिया, यानी ये जो प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे वो बिफोर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन हो गया, उसमें से हमने इंटरेस्ट हटा दिए 12%। ये आ गया आफ्टर इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। अब इसका क्या निकलेगा? 90% या 60% जो भी है वो इसका निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट आपको? इस तरीके से पीजीपी खत्म हो रहा है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो आप जो बुक है उसमें अमेंडमेंट नहीं है, आप उससे करिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा रहने वाले क्वेश्चन, लेकिन आप अपने आराम से धीरे धीरे कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है, लिख लें कहीं, कहीं रफ पे लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें। एक बार शुरू से स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, ताकि छूटे ना। ये तो सब आपके मॉड्यूल के हैं, तो ये तो ऑब्वियसली आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे आप, सॉल्व करेंगे। फोर्टीन,
16, एक ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। थर्टी फाइव कर लेना। थर्टी सिक्स कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इतने कर लें। कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन है तो बार बार करने का कोई मीनिंग नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। निकाल एक 48 डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग है। अब मैं आपको कुछ टोटल इनकम के जैसे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, वहाँ ले जाता हूँ, उसे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेना, साइंटिफिक रिसर्च का है। ऐसा नहीं बोलूँगी आज ही कर लेना, लेकिन कर लेंगे ध्यान से। और 61 और अच्छा क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया, प्रैक्टिस मैनुअल में भी था, ठीक है, तुम्हारी बुक से हटा दिया था उन्होंने। सिक्सटी नाइन कर लेना। चैप्टर बड़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन तक लगाने ही पड़ेंगे, छूट जाएंगी मुझे चीज़ें। मिल ही नहीं रहा है, ये है कोई। चलो हो गया, उतने कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलते तो थोड़ा ठीक होता। 89 कर लेना।
91 कर लेना। ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ है 92 वाला। इस कीर्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, आर्टिकल असिस्टेंट को सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं कराया हमने, इसमें इम्पोर्टेंट लिखना कर लेना है। ठीक है, बस उड़ जाओ, नहीं तो एक और टिक लगा दूँगा। 96 और करना है, आगे में पलटा ही नहीं रहा पेज। इन्हीं को करना और बार बार कर लेना, ठीक है। चलो, बहुत आलस आ रही है, मुँह धो के हम आज ही सुबह ट्रैवलिंग करके आया।